तो आज के आपके करंट अफेयर्स 19 अप्रैल 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है पिरामिड स्कीम के बारे में। अब पिरामिड स्कीम क्या होती है? देखो, ये एक टाइप का स्कैम होता है। इंडिया में भी काफी कंपनीज इसमें पाई भी गई हैं और काफी सारे लोग इस ट्रैप में फंसे भी हैं पिरामिड स्कीम पे। पिरामिड स्कीम क्या होता है कि एक तरीके से इसे एक मिनट म्यूट कर दूं नीचे से। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो फिर हैंड रेस कर देना, फिर मैं परमिशन दे दूंगा अनम्यूट करने की। ठीक है, तो हाँ, तो पिरामिड स्कीम्स क्या होती हैं बेसिकली? देखो, पिरामिड स्कीम के अंदर आपके कोई भी पर्सन जो स्कीम के अंदर एनरोल्ड है उसे बोला जाता है कि और लोगों को आप एनरोल कीजिए। जब भी कोई भी पर्सन उस स्कीम को ज्वाइन करेगा उसे ज्वाइनिंग के लिए एक ज्वाइनिंग फी देनी पड़ती है। ठीक है, उसे ज्वाइनिंग फी देनी पड़ेगी। उस ज्वाइनिंग फी के बाद उसे क्या बोला जाएगा कि तुम्हें और आगे बंदे जोड़ने हैं अपने साथ। तो एक पूरी चेन बनानी है कि तुम जितने लोगों को अपने साथ जोड़ोगे तुम्हारी कमाई उतनी बढ़ती जाएगी। पर पिरामिड स्कीम के साथ प्रॉब्लम क्या है कि पिरामिड स्कीम में जो सबसे ऊपर बैठा है, एक मिनट, जो पिरामिड स्कीम में सबसे ऊपर बैठा हुआ है वो पर्सन तो सब कमा रहा होगा, क्योंकि होता क्या है कि जिस भी पर्सन ने ज्वाइनिंग फी पे की, ऊपर जिसने सबसे पहले वो चेन शुरू की थी उसके पास उसका कुछ परसेंटेज जाता रहेगा। पर जो सबसे नीचे है जिसने अभी ज्वाइन किया है, लेट्स सपोज वो आगे किसी मेंबर को जोड़ ही ना पाए, तो उसने जितना पैसा लगाया वो सारा गया, क्योंकि उसके लिए तो कोई कमाई नहीं आई। तो पिरामिड स्कीम्स इसलिए स्कैम माने जाते हैं क्योंकि यहां पे प्रॉमिस किया जाता है कि तुम पैसे जो इन्वेस्ट कर रहे हो इसका कहीं गुना तुम्हें वापस मिल जाएगा। पर होता क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे क्योंकि ये सारा सिस्टम इसी बेसिस पे चल रहा होता है कि तुम और लोगों को अपने साथ जोड़ पाओगे। जिस दिन लोग जुड़ने बंद हो गए उस दिन पूरे पिरामिड की कमाई बंद होगी, और अगर पूरे पिरामिड की कमाई बंद होगी तो बस जो सबसे बॉटम पे थे वो तो अपने आप ही बर्बाद हो गए। ठीक है, तो इसीलिए ये स्कीम्स इलीगल होती हैं और इन्हें हमेशा गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि बैन करके रखें। तो कई बारी अनट्रेस्ड चल रही होती हैं, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई ना कोई पिरामिड स्कीम आए दिन निकलती रहती है, पर ये जो चीज है ये इस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो आज का न्यूज बेसिकली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रिगार्डिंग था कि एमवे जो आपके इंडिया में कंपनी है वो भी एक टाइम पे इंडिया के अंदर आपकी मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम चला रही थी, यही पिरामिड स्कीम, जिसमें एमवे में आगे से आगे लोगों को जोड़ना है। साथ में बस उन्होंने प्रोडक्ट्स जोड़ दिए थे कि प्रोडक्ट भी बेचो, प्रोडक्ट के थ्रू कमाओ, पर अल्टीमेटली किसी पर्सन को ज्वाइन करना है, उसे पैसे पे करने हैं, फिर आगे आगे और पैसे। तो ये जो एक से दूसरे को लिंक करने वाली बात है ना, ये अलाउड नहीं होती। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये स्कैम बनते होते हैं। ठीक है, तो ये चीज से बच के रहना। ठीक है, कभी भी किसी पिरामिड स्कीम में मत फंस जाना। ठीक है, इन्हें यही मल्टी लेवल मार्केटिंग ऑपरेशंस भी कहते हैं या पिरामिड स्कीम भी कह सकते हो। बस मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक चीज का फर्क होता है, उसके साथ में कुछ सामान भी बेचा जाता है। पिरामिड स्कीम ये भी हो सकती है, जैसे इंडिया की सबसे बड़ी पिरामिड स्कीम और इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम पता है कौन सा? एक टाइम पे उस कंपनी का नाम इंडिया की क्रिकेट टीम के जर्सी के ऊपर लिखा होता था। सहारा। ये जो सहारा ग्रुप था ना, ये स्कैम था। ये लाखों करोड़ों का स्कैम गया है। तो ये करते क्या थे? ये यही करते थे कि बस लोगों को कहते थे कि अपना पैसा डिपॉजिट करो, आज से 6 महीने बाद, साल बाद डबल ले लेना। ठीक है, पर डबल तब कभी हो सकता है ना कि लेट्स सपोज तुमने ऐसा नहीं है कि मतलब ऑब्वियसली जैसे स्टॉक मार्केट भी होगी और चीजें भी होती, कई जगहों पे पैसा डबल हो जाता है।
पर वो पैसा इसलिए डबल होता है क्योंकि कहीं पे इन्वेस्ट हुआ होगा, वो इन्वेस्टमेंट ग्रो कर गई तो पैसा ग्रो कर गया। पर ये क्या करते थे, सिर्फ पैसा लिया, अब जितने लोगों से लिया हर साल ऑन पेपर दिखा देते थे कि देखो आपका पैसा डबल हो गया। अब आपकी मर्जी है, या तो इस पैसे को विड्रॉ कर लीजिए या इसे सेविंग में अभी भी हमारे पास पड़े रहने दीजिए, बल्कि और कंट्रीब्यूट कीजिए और आएगा पैसा। तो लोग हर महीने अपनी कुछ ना कुछ सेविंग सहारा में डालते रहते थे, और इन्होंने टारगेट किया जो इंडिया का सबसे गरीब सेक्शन है, जो लेबर क्लास है, उन्हें बोला कि आप महीने के 200 रुपए 500 रुपए ऐसे दीजिए और पैसा ग्रो करते हुए देखिए। तो ऑन पेपर उनके पास पासबुक्स होती थी जिसमें एंट्री होती थी कि हाँ 500 रुपए अब 5000 बन गया, 50,000 बन गया। पर जब लोगों ने विड्रॉ करने के लिए डिमांड करनी शुरू की, पैसा निकला ही नहीं कभी। तो वो सारा का सारा, क्योंकि पिरामिड स्कीम आगे से आगे लोग जुड़ रहे थे बस उसमें, वो तब तक वो चल रहा था। जब बहुत सारे लोग जुड़ गए और जब लोगों ने एक्चुअली पैसा डिमांड करना शुरू किया, पिरामिड में पैसा तो होगा नहीं, तो अपने आप ही वो स्कीम कोलैप्स कर गई। ठीक है, इसीलिए ये सहारा सबसे बड़ा स्कैम निकल के आया था। ठीक है, इसलिए सहारा का ओनर भी जेल में है, और वैसे ही एमवे के ऊपर भी 757 करोड़ की प्रॉपर्टी उसकी अटैच की गई है, क्योंकि ये पैसा लोगों का ऐसे ही फंसा है एमवे। सेकंड करंट अफेयर है आपका एल रूट सर्वर। देखो, आपको एक सिंपल क्वेश्चन इस करंट अफेयर से ये बन के आ सकता है कि इंडिया की पहली स्टेट कौन सी है जहां पे एल रूट सर्वर लगाया गया। अब ये एल रूट सर्वर होता गया है वो भी बताऊंगा। ये स्टेट है आपकी राजस्थान। राजस्थान ने अपने सर्विसेज, जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, उसे देने के लिए एल रूट सर्वर इंस्टॉल कर लिया। अब एल रूट सर्वर क्या होता है, देखो ये ऐसा पोटेंशियल होल्ड करता है कि लेट्स सपोज आपका कभी इंटरनेट डिस्ट्रप्ट हो जाए, इंटरनेट एशिया के अंदर भी चलना बंद हो जाए, तो पूरे एशिया में ही किसी ने हैक किया, आपके सारे सिस्टम्स क्रैश करके इंटरनेट चलना बंद हो गया। एल रूट सर्वर वो होते हैं जो इंडिपेंडेंटली भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं बिना इंटरनेट के। तो इनके तुम क्या होता है, अगर तुम इन्हें एक्सेस करने की कोशिश करोगे, अगर तुम्हारे फोन में इंटरनेट नहीं भी आ रहा या सर्वर्स के पास इंटरनेट नहीं भी जा रहा, एल रूट हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ये यूज वही सेम इंटरनेट की ही तारों को यूज करते हैं, पर ये उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। इनका यही एडवांटेज होता है कि कोई भी क्राइसिस आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये सर्वर हमेशा चलते रहेंगे। ठीक है, तो राजस्थान ने इसलिए इस्टेब्लिश किया है कि जितनी भी उनकी सरकारी सर्विसेज हैं, बिना आप सर्वर के इंटरनेट कनेक्टिविटी के रिलाय ऊपर किए, आप एल रूट सर्वर अगर इंस्टॉल्ड है, आप सारी सर्विसेज का हर टाइम फायदा उठा पाओगे। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर करेगा इंटरनेट बेस्ड ऑपरेशंस को। ये जो चीज इंस्टॉल की गई है, राजस्थान की गवर्नमेंट ने इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर ICANN के साथ मिलकर एस्टैब्लिश की है। अब ये ICANN क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है। देखो, ICANN जो है, जितने भी आप चीजें देखते हो, हर चीज आपके, हर कंप्यूटर, हर फोन, जितनी भी डिवाइसेज, इन सबको IP एड्रेस मिले हुए हैं ना। ये IP एड्रेस हमेशा ICANN प्रोवाइड करता है। अगर किसी को भी कोई भी डिवाइस को ऑनलाइन जाना है, उसे सबसे पहले एक अपना खुद का यूनिक एड्रेस लेना पड़ता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर, वो IP एड्रेस हुआ आपका। ठीक है, जिसके कारण एक्चुअली आप अगर नेट पे कोई भी चीज करते हो, कुछ भी होता है, आपका एक्चुअली डिवाइस ट्रैक डाउन हो सकता है कि कौन से डिवाइस से ये किया गया है। क्योंकि अगर IP एड्रेस पता चल गया तो पता चल जाएगा कौन सा कंप्यूटर या फोन से ये चीज हो रही थी। ठीक है, बस IP एड्रेस के थ्रू सारा का सारा डेटा पता लगाएगा। आप किसी भी वेबसाइट, किसी भी ऐप, किसी भी चीज को विजिट करते हैं ना, सबसे पहले आपकी डिवाइस उस पे आपका IP एड्रेस रजिस्टर करती है, फिर ही जाके वो वेबसाइट खुलेगी, नहीं तो नहीं वेबसाइट खुलेगी। ठीक है, इसलिए IP एड्रेस बहुत जरूरी है। इसके अलावा ICANN और क्या काम करता है, देखो ये दुनिया की सारे टेलीकॉम ऑपरेशन की हर चीज संभालता है, तो इंटरनेट भी इसी के अंदर आता है। इसके अलावा
आप देखते हो ना हर कंट्री को एक अलग अलग कोड मिला हुआ है, जैसे इंडिया का +91 है। ये जो हर देश को कोड दिए है ना वो भी आईकैन ने दिए। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका साउथ कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। 1998 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसका यही काम था सारी दुनिया में टेलीकॉम सर्विसेज, इंटरनेट, ये सब कुछ प्रमोट करना। ठीक है, तो आईकैन इसी चीज के लिए बनाई गई। ठीक है, इसके अलावा एक मैंने आपको बताया कि आपका आईपी एड्रेस इसके थ्रू मिलता है, एक ये टेलीफोन नंबर इसके थ्रू मिलते हैं। दूसरा, जो भी वेबसाइट्स होती हैं, अब तुम इंटरनेट पे जाओगे, लेट्स सपोज तुम जाके इंटरनेट पे google.com खरीदना चाहोगे, तुम्हें google.com नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो रजिस्टर्ड है किसी और के पास, या हर देश का आप देखते हो ना .in, ठीक है, .us, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, सारे डोमेन नेम्स, हर चीज अल्टीमेटली आईकैन के पास जाके रजिस्टर होते हैं, ये चलाते हैं। तो देखो ओरिजिनली क्योंकि इंटरनेट जो बनाया वो अमेरिका में बना था, ठीक है, उन्होंने स्टार्टिंग में अपने मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए बनाया था, पर बाद में पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया गया। ठीक है, इसके बेनिफिट देखते हुए। तो जब पब्लिक के लिए ओपन किया गया और सारी दुनिया के लिए ओपन किया गया, तो बहुत जरूरी था कि मिलिट्री चैनल तो चलो लिमिटेड है, पर जब आप प्राइवेट सेक्टर के लिए या सारे लोगों के लिए ओपन करोगे, हर एक का अपना अपना बिजनेस है, तो अपनी अपनी वेबसाइट्स होंगी, हर कंट्री के अपने अपने नंबर्स होंगे, तो इसका धीरे धीरे दायरा बढ़ता ही गया। इसी कारण इस ऑर्गेनाइजेशन की इतनी इंपॉर्टेंस है। और क्योंकि शुरू इंटरनेट डिस्कवर या इन्वेंट आपके अमेरिका में हुआ, इसी कारण ये ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई थी। अब इसके बाकी सारे देश मेंबर्स हैं, तो कंट्रीब्यूट सारे देश करते हैं अब। ठीक है, तो बनाई ओरिजिनली उन्होंने थी। इसी कारण एक तरह से माना जाता है कि आज भी सबसे ज्यादा होल्ड ना अमेरिका का है इंटरनेट के ऊपर। वो कहीं पे भी चाहे किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ जी, एक मिनट रुकना प्रिंस, पूछना चाहते हैं। हाँ जी प्रिंस, पूछिए। इसको डाउट है, अपने हैंड रेस किया था। ठीक है, ये था आपका सॉरी सर, वो गलती से हो गया। ठीक है जी, ठीक है। आपका थर्ड करंट अफेयर है गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। सो उनके 400th बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके लिए 2 दिन का इवेंट आपके रेड फोर्ट में होस्ट किया जा रहा है। ठीक है, उनके 400th बर्थ एनिवर्सरी के लिए। तो गुरु तेग बहादुर जी कौन थे? वो देखो, जो सिखिज्म का रिलीजन है उसके अंदर भी गुरुज की एक लिनिएज है। ठीक है, एक के बाद एक गुरुज का पूरा सीक्वेंस है। फाइनल जो गुरु है सिखिज्म में वो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब। तो जो बुक लिखी गई, उन्हें भी एज अ लिविंग गुरु का स्टेटस दिया गया बुक को, और उन्हें बोला गया कि अब यही फाइनल गुरु है। पर उससे पहले भी जो गुरु रहे हैं, तो 9th गुरु जो थे वो थे आपके गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, जिन्होंने सिख रिलीजन की फाउंडेशन रखी थी। देखो खालसा, थोड़े दिन पहले हमने बैसाखी के ऊपर करंट अफेयर पढ़ा था, बैसाखी के ऊपर, कि जो खालसा की फाउंडेशन है, खालसा एक तरीके से मिलिट्री ब्रांडिंग है। ठीक है, मिलिट्री ग्रुपिंग है सिखिज्म के अंदर, वो उसकी फाउंडेशन रखी थी। बैसाखी कौन सी जगह, क्यों पंजाब के लिए इंपॉर्टेंट है, बताया था। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कौन से शहर में? अनंतपुर साहब में। ठीक है, देखो जो सिखिज्म है, जितनी भी आपकी नॉर्थ स्टेट्स है ना, सिखिज्म के ये सारे पॉइंट्स क्यों पता होने चाहिए। सिखिज्म के क्वेश्चन आपके हिमाचल से लेके इवन वेस्ट बंगाल के पेपर तक आए हुए हैं, जो स्टेट के पेपर है। तो जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और हिंदुइज्म, ये 4 रिलीजन्स के बारे जो बेसिक क्रक्स है वो सबको पता होना चाहिए। इन चारों के क्वेश्चन आपके सारे नॉर्थ इंडिया में बार बार फीचर होते रहते हैं। ठीक है, तो सिखिज्म रिलीजन की जो ओरिजिनल फाउंडेशन थी वो गुरु तेग बहादुर जी ने रखी। ठीक है, और इनके अंडर ग्रो भी करना शुरू हुआ, पर इनकी एग्जीक्यूशन औरंगजेब ने ऑर्डर की थी दिल्ली में। ठीक है, तो इन्हें वहां पे एग्जीक्यूट कर दिया गया था, मार्टर हो गए थे। ठीक है,
तो उसके बाद से इसी कारण दिल्ली के अंदर 2 गुरुद्वारे इनके नाम के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, मतलब इन्हीं के जो उससे मशहूर है, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब। ये जो 2 गुरुद्वारे हैं ये आपके गुरु तेग बहादुर जी की याद में बने हुए हैं। एक जहां पे उन्हें मारा गया था और एक जहां पे उन्हें फाइनली क्रीमेट किया गया था। इसके कारण ये 2 गुरुद्वारे आपके दिल्ली में बने हुए हैं। तो आपको पेपर में ये गुरुद्वारे क्यों इनके नाम बता रहा हूं, देखो आपको पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। लेट्स सपोज गुरुद्वारा शीशगंज साहिब किस सिख गुरु से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, जैसे करतारपुर कॉरिडोर ओपन किया गया था कौन से गुरुद्वारे के एक्सेस के लिए? हाँ, कौन सा, कौन से गुरुद्वारे के एक्सेस के लिए? हाँ जी, कौन सी रिवर को क्रॉस करके जाते हैं करतारपुर? रावी। ठीक है, तो आपका ननकाना साहिब का जो गुरुद्वारा है उसके लिए ओपन किया गया, तो ऑब्वियसली कौन से गुरु के लिए? वो गुरु नानक देव। ठीक है, तो ऐसे फैक्ट्स आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। खासकर देखो हिस्ट्री के क्वेश्चन जो होते हैं ना, किसी चीज को 25, 50, 75 या हंड्रेड्स में जब ईयर पूरे हो रहे होते हैं ना, ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में अपने आप ज्यादा बन जाता है जिस साल। तो क्योंकि 400 राउंड फिगर आई है, इस कारण ये चीज इंपॉर्टेंट होगी। तो गुरु तेग बहादुर जी बारे कोई भी और इंफॉर्मेशन हो वो भी कहीं से भी मिले रख लेना। ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना, ठीक है, रैंडमली जैसे किसी चीज को 22 साल हो गए हैं ऐसी चीजों के क्वेश्चन नहीं आते। करंट अफेयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये तुम्हें सब्जेक्ट्स के अंदर की नॉलेज देते हैं। ये सेम चीज हम मिडिवल इंडिया में पढ़ेंगे गुरुज के बारे भी, ठीक है, जब सिखिज्म आया और मराठा एम्पायर, वो सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। पर जिन चीजों को ऐसे साल पूरे हो जाते हैं ना, करंट अफेयर उसकी तरफ पॉइंट आउट कर देता है, तो वो इवेंट आप ज्यादा बेटर तरीके से पढ़ो, क्योंकि वो ज्यादा बेटर तरीके से, जितने भी साल में आपने करंट अफेयर पढ़े आप वही चीजें जब आप बुक से पढ़ोगे रिवीजन के टाइम, तो उनपे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि वहीं से आपके ज्यादातर हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो करंट रेलिवेंसी इस तरीके से क्रिएट की जाती है पेपर में। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज। फोर्थ करंट अफेयर है आपका ट्राइबल काउंसिल्स के बारे में। देखो ट्राइबल काउंसिल्स क्या है, इंडिया में ना सारे एरियाज बराबर नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो पहली बात तो कभी पेपर में ये स्टेटमेंट आ जाए कि इंडिया की फेडरेशन, फेडरेशन का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो मैं ये बता दूं। फेडरेशन का क्या मतलब होता है? देखो 2 टाइप की आपकी गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, एक होती है आपकी यूनिटरी गवर्नमेंट और एक होती है आपकी फेडरल गवर्नमेंट। 2 तरीके की गवर्नमेंट्स होती हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, इसके नीचे जितनी भी गवर्नमेंट्स होंगी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट होगी या पंचायत की गवर्नमेंट्स होगी, कुछ भी होगी, ये सारी की सारी सेंटर के अंडर काम करेंगी। जो भी सेंटर इन्हें ऑर्डर देगा इन्हें वही पूरा करना पड़ेगा, ये अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते किसी भी चीज में। हर चीज में इन्हें सेंटर की सुननी पड़ती है। ठीक है, जो सेंटर ने कह दिया बस वही नीचे लागू होगा। सेंटर के तुम ऑर्डर्स को चैलेंज नहीं कर सकते, सेंटर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं ये बिल्कुल बराबर होती है, इक्वल होती है। दोनों के अपने अपने काम हैं, इक्वल फंक्शनिंग होती है। ठीक है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट संभाल रही होगी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी स्टेट गवर्नमेंट संभाल रही होगी, दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किया क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। देखो फेडरल वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, पर फेडरल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना एक शेड्यूल है, पॉलिटी में पढ़ेंगे, शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 के अंदर ना आपकी 3 लिस्ट बनाई गई हैं। एक को कहते हैं यूनियन लिस्ट, एक को कहते हैं आपकी स्टेट लिस्ट, और आपकी थर्ड है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट।
ये 3 लिस्ट एग्जिस्ट करती हैं। यूनियन और स्टेट लिस्ट का मतलब है कि देखो, यूनियन लिस्ट का मतलब है जो भी काम आपकी यूनियन गवर्नमेंट करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इंडिया में, वो सारी यूनियन लिस्ट में लिखी हुई है। स्टेट लिस्ट के अंदर सेम तरीके से जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और तीसरी है कॉन्करेंट, स्टेट और सेंटर दोनों मिलके कर ले, या इनमें से कोई भी जो करना चाहे, सेंटर करना चाहे सेंटर कर ले, स्टेट करना चाहे स्टेट कर ले। ठीक है, वो दोनों की कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर सारी जिम्मेदारियां बांटी हुई हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री, फेडरल स्ट्रक्चर वाली कंट्री है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे पावर्स बटी हुई है। पर अब देखो, सारी स्टेट्स वैसे तो बराबर होनी चाहिए थी ना, स्टेट्स के अंदर जितने इलाके हैं वो भी बराबर होने चाहिए फेडरल के अंदर। पर इंडिया के अंदर फेडरेशन बराबर नहीं है। इंडिया के अंदर कुछ इलाके हैं जो ज्यादा पावर होल्ड करते हैं, जिन्हें थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन ने ज्यादा पावर दी हुई है कंपेयर टू अदर एरिया। उसमें से कुछ इलाके हैं जहां पे आपके ट्राइबल कबीले के लोग रहते हैं। ठीक है, ये जो ट्राइबल एरियाज हैं, यहां पे बनाए जाते हैं आपके ट्राइबल काउंसिल्स। ट्राइबल काउंसिल्स, देखो ट्राइबल्स क्योंकि हजारों सालों से सेम लैंड सेम एरिया में रहते आए हैं, इसलिए हम क्या चाहते हैं एज अ डेमोक्रेसी, हम भी नहीं चाहते कि उनका कल्चर डिस्टर्ब हो जाए हमारे कारण। इसलिए हम क्या अलाउ करते हैं कि देखो, कुछ मामलों में जो उनके कल्चर के लिए सेंसिटिव हो सकते हैं, और दूसरा अगर तुम ट्राइबल्स में देखोगे ना, जो ट्राइबल्स बहुत ही ज्यादा अपने एरिया को सेंसिटिव होते हैं, उनमें एक कंसेप्ट होता है सन्स ऑफ सॉइल। सन्स ऑफ सॉइल का मतलब है कि वो अपने आप को मानते हैं हम इसी धरती के हैं, हम ना इस धरती से बाहर जाएंगे, और अगर कोई इस धरती के ऊपर और भी आएगा हम उसे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, तो उन्हें अपनी लैंड से बहुत ज्यादा प्यार होता है, सन्स ऑफ सॉइल होते हैं वो। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है, इसके चलते हुए ट्राइबल से कोई इशू ना क्रिएट हो, इस कारण हम उन्हें थोड़ी सी फ्रीडम देते हैं इन मामलों में। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक शेड्यूल और डाला गया जिसे कहते हैं 6th शेड्यूल। ठीक है, 7th के बारे अभी मैंने बताया, मैं 6th के बारे बता दूं। 6th शेड्यूल में हमने इंडिया के अंदर कुछ इलाकों के अंदर, ये ट्राइबल एरियाज के अंदर ट्राइबल काउंसिल अलाउ किए गए, जैसे कि आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है, फिर लद्दाख, ऐसे कुछ एरिया में। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर आप बताऊं तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो स्टेट्स हैं, और उसके बाद लद्दाख, यहाँ पे आपके ट्राइबल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ऐसे एरियाज आप मान लो जहां पे ट्राइबल्स अपनी मुताबिक लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, विलेज, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, ऐसे मैरिज, डिवोर्स, मनी लेंडिंग, ट्रेडिंग, माइनिंग, इनके एरिया में माइनिंग भी ऐसे करना अलाउड नहीं होता बिना ट्राइबल से पूछे। ठीक है, क्योंकि जंगल के एरिया से ऑब्वियसली ऐसा होता है कि कई बार पहाड़ के एरिया है या जंगल के एरिया है, यहाँ पे पेड़ काटना या यहाँ पे माइनिंग करना, दोनों चीजों की मनाही होती है, क्योंकि यहाँ पे हाँ, क्लियर है? तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजों के ऊपर ये कानून बनाते हैं। इनफैक्ट इनके पास ये भी पावर होती है कि जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, मतलब ये जो काउंसिल बने, इन्हें पूरा पूरा डिस्ट्रिक्ट इनका कई बार बना दिया जाता है, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनते हैं, इनके पास अपनी ना खुद की जुडिशियल पावर्स भी होती हैं। ये लोगों को 5 साल तक कोई भी सजा सुना सकते हैं, मतलब अगर जेल जो टर्म है 5 साल तक की जेल तक सुना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक? तो ये थे आपके आज के सारे करंट अफेयर।